ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शाओ को देखते हैं जो कि अभी रीबॉर्न हो जाती है और उसे बहुत ही शौक लगता है कि वो तो कार से हिट होकर मर गई थी और वो उससे भी ज्यादा ये शौक होती है कि वो एक बच्ची बन गई है। तभी इतने में वो देखती है कि वो यहाँ एक किंडरगार्टन में और कुछ बच्चे यहाँ पर आकर उसे बुली कर रहे होते हैं। जैसे ही शाओ को पता लगता है कि जो बच्चा उसे बुली कर रहा है वो चैन है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इन सभी बच्चों को मार के गिरा देती है और उसे भी मारने लगती है। और फिर वो तुरंत ही अपने आप को पिंच करके सोचती है कि ये कोई सपना नहीं है और उसे कैलेंडर को देखकर समझ आता है कि वो 20 साल पहले के टाइम पर आ गई है। शाओ को पता लगता है कि वही दिन है जिस दिन आंटी यून ने चैन को अडॉप्ट करी थी। और फिर इतने में यून यहाँ पर पहुंच भी जाती है चैन को अडॉप्ट करने के लिए और टीचर उसे बता रही होती है कि चैन सबसे ज्यादा अच्छा बच्चा है। फिर इतने में जैसे ही वो चैन को गिरे हुए देखती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर चैन जल्दी से टीचर को कंप्लेन करने लगता है कि टीचर मैं तो अपना होमवर्क कर रहा था पर ये शाओ हम सभी को मार रही है। तो शाओ तुरंत ही बताने लगती है कि ये सभी मिलकर मुझे बुली कर रहे थे तो मैंने तो बस फाइट बैक करी हूँ। और फिर शाओ जैसे यून की तरफ देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली आंटी यून को मैं फिर से देख पा रही हूँ। शाओ 20 साल बाद का टाइम याद करने लग जाती है जब यून को उसके हस्बैंड ने धोखा दे दिया होता है और उसे इस बारे में शौक लगता है कि जिस बच्चे चैन को उसने अडॉप्ट करी थी वो तो उसके हस्बैंड और उसकी मिस्ट्रेस का नाजायज बच्चा है और वो लोग यहाँ पर उसे जहर देकर जिंदा मार रहे होते हैं। तो वो पूछने लगती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो यून के हस्बैंड की मिस्ट्रेस लिन उसे बताने लगती है कि क्योंकि हम लोग बस तुम्हारा यूज करना चाहते थे, तुमने साइंटिफिक रिसर्च अब कर चुकी हो और उसका सारा क्रेडिट अब मैं ले लूंगी और तुम यहाँ पर मरोगी। और वो लोग उसे यहाँ जिंदा गाड़ने वाले होते हैं पर तभी जल्दी से शाओ यहाँ पर अपने सभी गार्ड्स के साथ पहुंच जाती है यून को बचाने के लिए और वो कहने लगती है कि आंटी यून मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, बचपन में आपने मुझे सपोर्ट किया था तब जाकर आज मैं इस पोजीशन पर हूँ तो मैं आपको रिपे जरूर करूंगी। और फिर वो अपने सारे गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम इन सभी को यहाँ पर मारो। और वो जब फिर यहाँ से यून को बचा के जा रही होती है तभी एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरीके से शाओ अब 20 साल पहले के टाइम पे रीबर्थ हो चुकी है। शाओ ये सब याद करते हुए सोच ही रही होती है कि मैं अब आंटी यून को कुछ नहीं होने दूंगी और मैं अब इनकी जान बचा के रहूंगी। तभी यून शॉक होती है कि मुझे इस बच्ची की मन की बातें सुनाई दे रही है। शाओ कहने लगती है कि आंटी ये चैन बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं है, आप प्लीज इसे अडॉप्ट मत करना। और फिर वो मन में सोचने लगती है कि शायद गॉड ने मुझे इस टाइम पर इसलिए रिबॉर्न किया ताकि मैं आंटी यून को बचा सकूं कि वो ऐसे अनग्रेटफुल पर्सन को अडॉप्ट ना करे। यून तो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है कि मुझे सच में इस बच्ची की मन की बात सुनाई दे रही है और ये कोई मेरा वहम नहीं है। शाओ मन में सोची जा रही होती है कि अगर आंटी यून को अभी मैं बता दूंगी कि ये जिस बच्चे को अडॉप्ट करने यहाँ पर आई है वो असल में इनके हस्बैंड का नाजायज बच्चा है और वो जो उसकी इतनी केयर करने वाली है वो उसका सिला बड़ा होने के बाद उन्हें जहर देकर मारने वाला है। यून ये सब सुनकर शॉक हो जाती है कि चैन मेरे हस्बैंड का नाजायज बच्चा है और वो लोग मिलकर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। फिर यून याद करने लगती है कि उसके हस्बैंड जियांग ने और उसकी मदर इन लॉ ने स्पेशली उसे चैन को अडॉप्ट करने के लिए बोले थे। तो यून समझ जाती है कि यानी ये बच्ची बिल्कुल सही कह रही होगी। फिर वो तुरंत ही टीचर से कहती है कि अभी मैं चैन को अडॉप्ट करने का नहीं सोच रही हूँ, मुझे कुछ टाइम चाहिए फिर मैं अच्छे से सोचूंगी और अभी तो मैं इस बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, उसे चोट लगी है। तो तुरंत ही टीचर शाओ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उल्टा आपने सुना ना अभी चैन ने क्या बोला था कि इस बच्ची ने उन सभी को मिलकर बुली करी है, तो फिर आपको तो चैन को अडॉप्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। यून इस पर यकीन नहीं करती और कहने लगती है कि आखिर एक लड़की इतने सारे लड़कों को कैसे बुली कर सकती है, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही अजीब बातें कर रही है। फिर शाओ तुरंत ही बताने लगती है कि कैसे वो सभी उसे बुली करने आए थे। तो टीचर तुरंत ही उसका मुंह बंद करने लग जाती है। तो शाओ मन में सोचती है कि आंटी यून प्लीज आप इस टीचर की बातों पर यकीन मत करना, एक नंबर की झूठी है, उल्टा आपके हस्बैंड जियांग ने इसे पैसे खिलाए हुए इसलिए ये ऐसा बोल रही है। यून समझ जाती है कि तभी तो वो चैन को इतना ही ज्यादा सजेस्ट कर रही है उसे अडॉप्ट करने के लिए। यून कहती है कि क्यों ना हम लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करें, फिर पता लग जाएगा कि आखिर किसने किसे बुली किया था। तो फिर टीचर डर जाती है और तुरंत ही चैन से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त शाओ से माफी मांगो। तो चैन बहुत ही गुस्से में शाओ से सॉरी बोल देता है पर यहाँ यून समझ जाती है कि इस चैन को तो अब मैं बिल्कुल अडॉप्ट नहीं कर सकती, मुझे दिख गया है कि कितना गंदा बच्चा है। फिर वो टीचर को बताने लगती है कि मैंने डिसाइड कर ली हूँ कि मैं शाओ को अडॉप्ट करूंगी। और फिर यून बहुत ही खुशी खुशी शाओ को अपना हाथ देती है और उसे यहाँ से साथ लेकर जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और शाओ यून को आंटी बोल रही होती है।
तो फिर यून कहने लगती है कि अब मैंने तुम्हें ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया, तो आप मुझे मॉम बोलो। और वो मन में सोचती है कि जियांग तुम कितने चालाक हो, तुम अपने नाजायज बच्चे को मुझसे अडॉप्ट करवाना चाहते थे, लेकिन अब ये सारी चीजें तुम्हारे सपनों में ही होगी। फिर शाओ तो तुरंत ही यून को मम्मी बोलने लग जाती है और मन में सोचती है कि अब मैं अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट करूंगी और उन्हें उन सारे बुली करने वाले लोगों से बचाऊंगी। यून उसकी मन की बातें सुन रही होती है और सोचती है कि शायद ये गॉड की तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग है, इसने मुझे उस चीटर का असली चेहरा भी दिखा दिए। फिर तभी इतने में यून से गलती से पानी गिर जाता है और उसका कपड़ा भीग जाता है, तो वो वॉशरूम चली जाती है अपना कपड़ा क्लीन करने के लिए। और फिर तभी यहाँ रेस्टोरेंट में हान आया होता है और उसे देखकर शाओ सोचती है कि ये तो डैडी है, आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी हान को शाओ की मन की बातें सुनाई दी जाती है और वो सोचता है कि ये जो बच्ची यहाँ बैठकर खाना खा रही है, मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दी और ये मुझे डैडी क्यों बोल रही है। फिर हान अपना 6 साल पहले वाला वन नाइट स्टैंड याद करने लगता है और सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये बच्ची मेरी हो। तभी इतने में यून जैसी हान को देखती है तो वो चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और क्या यहाँ मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो। ऐसा वो भागते हुए आकर उसे चिल्लाई रही होती है कि तभी इतने में वो टकरा जाती है और यहाँ हान जल्दी से उसे गिरने से बचा लेता है। और तभी हम यून के हस्बैंड की मिस्ट्रेस लिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आते हुए यून को ऐसे देख लेती है और वो सोचती है कि आखिर वो ऐसे किस मैन को हक कर रही है, और वो तो आज ऑर्फनेज गई थी ना चैन को अडॉप्ट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर रही है। यहाँ हान यून से पूछ रहा होता है कि तुम इस बच्ची की मॉम हो, तो फिर तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो उसे एक इन्फॉर्मेशन की फाइल देता है जो कि उसने मंगवाई थी अपनी कलीग से, और वो बताता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड का कलीग हूँ। यहाँ लिन तो इन लोग की फोटो ले लेती है और सोचती है कि मैं इस बारे में जियांग को बताऊंगी कि वो उसे चीट कर रही है। यही सोच कर ये खुश होकर चली जाती है। और तभी यहाँ यून हान को थैंक्स बोल रही होती है ये डॉक्यूमेंट ला कर देने के लिए, तो वो तो बैठ जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक्स करना है तो मुझे भी खाना खिला दो, मुझे भूख लगी है। तो फिर यून मान जाती है और कहती है कि मैं और डिशेस ऑर्डर करके आती हूँ। जब वो चली जाती है तो हान अभी फिर से शाओ को देखे जा रहा होता है। शाओ सोचती है कि आखिर डैडी मुझे इतना क्यों देख रहे हैं, ये तो मुझे पहचानना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग तो 15 साल बाद मिलने वाले हैं, और इस टाइम पर तो डैडी को तो पता भी नहीं होना चाहिए कि मैं आखिर उनकी सगी बेटी हूँ। तो शाओ की मन की बात सुनकर हान तो पूरा का पूरा शॉक हो जाता है और वो गलती से पानी उसके मुंह पे ही थूक देता है। तो शाओ भी शॉक होती है कि आखिर डैडी ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिए। फिर वो तुरंत ही उसे सॉरी बोलकर उसका मुंह साफ कर रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मुझे इस बच्ची की मन की बातें सुनाई दे रही है और ये आखिर मुझे डैडी क्यों कह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो गया, तो फिर तो मुझे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। फिर हान डिसाइड करता है कि मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। फिर वो तुरंत ही यहाँ से काम का बहाना करके बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसे कहता है कि मुझे एक बच्ची के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता करके दो। फिर यून जब शाओ को लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी मदर इन लॉ और उसका हस्बैंड जियांग उसका इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये तुम किस बच्ची को घर लेकर आई हो और वैसे चैन कहाँ पर है, हमने तुम्हें चैन को अडॉप्ट करने के लिए भेजी थी ना। तो फिर यून बताने लगती है कि मैंने इसी बच्ची को अडॉप्ट करी हूँ, इसका नाम शाओ है। तो ये सुनते के साथ ही वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने किस बेकार बच्ची को ले आई हो। तो फिर यून कहती है कि बेकार तो वो चैन है, वो बिल्कुल अच्छा बच्चा नहीं है। तो ये सुनते के साथ ही फिर जियांग को गुस्सा आ जाती है और वो यून को बातें सुनाता है और उसे थप्पड़ भी लगा देता है। तो फिर शाओ फिर गुस्से में जियांग के हाथ पर जाके दांत काट लेती है और कहती है कि आपकी हिम्मत, क्या आप मेरी मॉम को ऐसे बोलोगे। जियांग को गुस्सा आ जाता है और वो शाओ के ऊपर भी हाथ उठाने जा रहा होता है, तो शाओ तुरंत ही जियांग को उठा के पटक देती है। तो फिर उसकी मॉम तो उसकी केयर कर रही होती है कि ये मेरे बेटे का क्या हाल हो गया, और शाओ खुश होने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ, अपनी पिछली लाइफ में मैं एक चैंपियन थी और अब बस मैं 6 साल की हो गई तो क्या हुआ, पावर तो अभी भी मेरे पास उतनी है। यून तो शाओ की पावर देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी बच्ची तो कितनी कूल है। फिर जब यून की मदर इन लॉ भी शाओ के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है तो यून बिल्कुल नहीं सहती है और वो उन्हें मारने लगती है और कहती है कि आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेरी बच्ची को मारेंगी। तो फिर वो इसे चिल्लाने लगती है कि आखिर कौन अपनी मदर इन लॉ के ऊपर ऐसे हाथ उठाता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो यून कहती है कि पनिशमेंट तो आप लोगों को मिलेगी, मैं अपना करियर सेक्रीफाइस करके आप लोगों के लिए यहाँ घर में नैनी बन के घूम रही थी और आपका ही बेटा मुझे चीट कर रहा है और इसका एक 6 साल का नाजायज बच्चा भी है। और फिर ऐसा बोलकर वो सारी फोटोज भी फेंकती है जिसमें जियांग अपने उस मिस्ट्रेस लिन और अपने उस बच्चे के साथ था, और वो इस जियांग से कह देती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने वाली हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि मेरे साइंटिफिक रिसर्च के बिना दम पर तुम क्या आज इस पोजीशन पर होते? नहीं, आज मेरी वजह से तुम यहाँ पर हो।
और हाँ, मैं तुम्हें डिवोर्स का पूछ नहीं रही हूँ बल्कि बता रही हूँ। और ये घर मेरे पेरेंट्स का था, तो मैं तुम लोग को बस 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ इस घर से निकलने के लिए। शाओ भी यहाँ पर युन का सपोर्ट करते हुए इन लोगों को चिल्ला रही होती है और मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में इन लोगों ने मेरी मम्मी को जो बुली किया है उसका बदला मैं इन लोगों से इस लाइफ में जरूर लूंगी। और फिर वो यहाँ से युन के साथ चली जाती है और फिर युन शाओ को लेकर अपने पुराने घर पे आ जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स रहा करते थे। पर अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये बस उनकी फोटो के सामने प्रेयर कर रही होती है और शाओ को भी बताने लगती है कि ये अब तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स है। तो फिर शाओ तुरंत ही नील डाउन करते हुए उसके मॉम डैड से बात करने लगती है और कहती है कि अब मॉम का मैं ख्याल रखने वाली हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। तो युन यहाँ शाओ को उठाती है और कहती है कि तुम तो गॉड की भेजी हुई मेरे लिए ब्लेसिंग हो। फिर इतने में यहाँ पर जियांग आ जाता है और वो युन को चिल्लाने लगता है कि तुम मुझ पे चीटिंग का इल्जाम लगा रही थी, जबकि चीटिंग तो तुमने खुद करी हो। तो युन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, खुद चीट करने के बाद अब यहाँ मुझ पे इल्जाम लगाने आ गए। तो फिर जियांग से इसकी और वो हान की फोटो दिखाता है जो इन लोग रेस्टोरेंट में थे और लेने इन लोग की फोटो ले ली थी। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में युन के ऊपर हाथ उठाने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से हान आकर उसका हाथ रोक देता है। तो शाओ खुश हो जाती है कि अरे वाह, बिल्कुल सही टाइम पर आए। और फिर हान इसे पकड़े रखता है और युन इसे 2 थप्पड़ लगाती है। तो ये देखकर हान और शाओ दोनों ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। पर फिर जियांग युन के ऊपर इल्जाम लगाने लगता है कि अच्छा तो तुम मुझे चीट कर रही हो, वो भी इस मैन के साथ मिलकर, और ये तुम दोनों की बच्ची होगी। तो फिर शाओ चिल्लाती है कि मेरी मॉम के ऊपर कुछ भी इल्जाम मत लगाओ, मुझे तो मेरी मॉम ने अडॉप्ट करी है, और ऊपर से आप तो अपना देखो, आपने कैसे मेरी मॉम को धोखा दिया है और उनकी कंपनी में 5 मिलियन का फ्रॉड भी करा है। अगर ये बात पुलिस को पता लग जाएगी तो आपको तो जेल होगी। युन शॉक होती है कि शाओ को ये सब भी कैसे पता है। और फिर हान कहने लगता है कि एक छोटी बच्ची की बात पर कौन ही विश्वास करेगा। तो फिर शाओ हान से कहती है कि अब आपकी बारी है। तो फिर हान जियांग को दिखाने लगता है कि उसने जो भी सारे गलत काम करे हैं ना, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उन लोग के पास है। तो फिर जियांग गुस्से में से फाड़ने वाला होता है। शाओ कहती है कि फाड़ो फाड़ो, हमारे पास इसकी और भी सारी कॉपीज है। लेकिन हान उसे बचने के लिए सिर्फ एक ही चांस देता है कि तुम अगर इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर दोगे तो फिर तुम बच जाओगे। फिर जियांग जल्दी से डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और युन को चिल्लाते हुए कहता है कि सच में तुम कितनी चालाक निकली, और वो यहाँ से जा रहा होता है। तो शाओ भी उसे चिढ़ाती है। फिर हान यहाँ युन को इस बारे में बताने लगता है कि मैं बस तुम्हें फाइल देने के लिए आया था और दरवाजा खुला था इसलिए मैं अंदर आ गया। तो वो कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू, तुमने आज फिर से मुझे बचाए हो। तो फिर हान कहने लगता है कि मैं भी तुम्हारे डैड का स्टूडेंट हूँ, तो तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मेरा नाम हान है। और वो उसे बताने लगता है कि अब वो उसके डैड के लैब में ही काम करता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि युन का फ्रेंड जब यहाँ उस इन्फॉर्मेशन को लाने वाला था तो इसने उसे ले लिया था कि मैं दे दूंगा। युन शॉक होती है और वो हान से पूछने लगती है कि फिर तुमने इस डिवोर्स एग्रीमेंट को कब तैयार करे। तो ये कहता है कि ये भी तुम्हारे फ्रेंड ने कराया, मैंने बस लेकर आया हूँ। फिर इतने में हान और शाओ दोनों के पेट में से भूख की आवाज़ आ रही होती है। तो युन कहने लगती है कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना पकाती हूँ। और फिर वो अपना कुकिंग करने चली जाती है। और तभी शाओ हान को देखते हुए सोच रही होती है कि डैडी ने झूठ बोला है, पक्का इन्होंने डिवोर्स एग्रीमेंट खुद तैयार किया होगा, क्योंकि डैडी जब भी झूठ बोलते हैं तो उनकी उंगली हिलती है। तो फिर हान ये सब सुनते हुए सोचता है कि छोटी बच्ची इतनी ज़्यादा स्मार्ट है। फिर वो उसे कहता है कि चलो हम लोग साथ में चेस खेलते हैं। तो शाओ तो तुरंत ही गेम खेलने के लिए मान जाती है। और यहाँ गेम खेलते हुए हान फिर उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें वैसे उस जियांग के बारे में पता कैसे चला कि वो कोई इलीगल काम कर रहा था। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स ये बस मैंने गैस करी हूँ, क्योंकि वो इतने बड़े चीटर हैं, तो एक चीटर इंसान काम भी कोई इनोसेंट के साथ थोड़ी ना कर सकता है। और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में वो जियांग मेरी मॉम को मारना चाहता था, तो मैंने उसके बारे में सब कुछ पता करी थी, तो तब भी मैंने उसके बारे में सब कुछ पता कर ली थी। ये सब सुनने के बाद हान सोचता है कि पिछली लाइफ में उस जियांग ने युन को मारने की कोशिश की है। तभी शाओ पूछती है कि वैसे आपने बताया कि आप अब्रॉड से यहाँ टीचिंग के लिए हैं, तो क्या आप वापस से अब्रॉड चले जाएंगे। और वो सोचती है कि पिछली लाइफ में मुझे पता लगा था कि मेरे डैड का सारा बिजनेस तो अब्रॉड में था, तो वो वापस से अब्रॉड चले गए थे। तो यहाँ पर फिर हान उसे बताता है कि नहीं, अब मैं अब्रॉड नहीं जाने वाला हूँ, मैं अब यहीं पर ही सेटल हो जाऊंगा। हान उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हें अपनी रियल मॉम के बारे में पता है। और वो सोचता है कि मुझे तो अपनी उस 1 नाइट स्टैंड लड़की के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला, और ये बच्ची रीबॉर्न हुई है, तो क्या पता इसे बताओ। शाओ कहती है कि मुझे नहीं पता। और वो मन में सोचती है कि मैंने अपनी पिछली लाइफ में भी अपनी मॉम के बारे में कितना पता लगाने की कोशिश करी थी, पर मुझे कुछ नहीं पता लगा था। फिर इतने में युन के हाथ में चोट लग जाती है। तो शाओ और हान जल्दी से उसके पास भाग कर जाते हैं और उसकी फिक्र कर रहे होते हैं। शाओ कहने लगती है कि आप देख क्या रहे हो, जल्दी से मम्मी के हाथ पर बैंडेज करो।
पर जैसे यहाँ हान यून की हाथ की चोट देखता है तो वो तो खून देखते के साथ ही बेहोश हो जाता है। और फिर जब थोड़ी देर बाद उसे होश आता है तो यून उसके लिए फ्रूट लेकर आ रही होती है और फिर उसे देखते हुए उसे वापस से अपनी वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़की याद आती है। फिर यून उसे बताने लग जाती है कि जब तुम बेहोश हो गए थे तो मैंने ही और शाओ ने मिलकर तुम्हें यार लिविंग रूम में लेकर आ गए। हान को भी शाओ एक ब्लेसिंग की तरह ही लग रही होती है और वो बहुत ही खुश होता है। फिर यहाँ शाओ कहने लगती है कि चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर हमें सिविल अफेयर ब्यूरो भी चलना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग तो अपनी उस गर्लफ्रेंड लिंग को लेकर यहाँ सिविल अफेयर्स ब्यूरो में आया होता है और कह रहा होता है कि आज मैं उससे डिवोर्स ले लूंगा और तुमसे शादी करूंगा, आखिर तुम मेरे बच्चे की मॉम हो। तभी इतने में शाओ के साथ हान और यून भी आए होते हैं, तो उन्हें देखकर जियांग फिर से यून को बातें सुना रहा होता है कि वो उसे चीट ही कर रही थी और वो उसे कहने लगता है कि देखना तुमसे तो कोई शादी ही नहीं करेगा। तो यून फिर हान से कहने लगती है कि आप बताओ, मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और अच्छी है तो बताओ आप इनसे शादी करोगे कि नहीं। तो जियांग तो पहले ही हंसने लग जाता है कि ये बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, ये कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी इतने में हान कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। पर जियांग को अभी भी यकीन नहीं आ रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोग शादी कर ही नहीं सकते हो। तो इसकी बातें सुनने के बाद फिर यून हान को हाँ बोल देती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी और फिर दोनों ही हाथ पकड़ के अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने चले जाते हैं। और यहाँ जियांग को शौक लग रहा होता है तो वो डर के मारे यहाँ से भाग लेता है कि उसने शर्त लगाया था कि वो लोग शादी नहीं करेंगे तो ये कचरा खाएगा। फिर जैसे ये लोग सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो लोग तो जा चुके हैं। शौक कहती है कि पक्का वो डर कर भाग गए होंगे। फिर ये लोग जब कार में बैठकर जा रहे होते हैं तो यून हान को देखकर सोचती है कि मैंने तो बस जल्दी जल्दी में शादी कर ली। फिर जैसे ये लोग घर आते हैं तो दोनों एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं और शाओ बस इन दोनों को देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर यून कहती है कि शाओ तुम जाकर खेलो, मैं जब तक अंकल हान से बात कर लेती हूँ। तो शाओ चली जाती है खेलने के लिए और फिर यून और हान दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ही नर्वस हो रहे होते हैं और वो समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि कौन पहले बोलेगा। यून कहती है कि मैंने शायद बहुत ही जल्दी में तुमसे शादी कर ली हूँ, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मेरा अभी डिवोर्स हुआ है और ये तो मेरी सेकंड मैरिज है। तो तुम कहो तो हम दोनों अपनी मैरिज को सीक्रेट रखते हैं या फिर हम ऐसा करते हैं कि 3 महीने बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। तो डिवोर्स सुनकर हान तुरंत ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं सीक्रेट मैरिज के लिए रेडी हूँ, लेकिन डिवोर्स के बारे में वैसा वापस मत बोलना। और तुम अभी हमारी शादी को सीक्रेट रखना चाहती हो तो हम लोग रख सकते हैं। तुम पब्लिक में मुझे हमेशा प्रोफेसर हान कहकर ही बुलाना, बस हम लोग प्राइवेटली एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ बोलेंगे। तो ये सुनकर यून शॉक होती है। तभी इतने में हान तुरंत ही उसे अपना कार्ड निकाल कर देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा खर्च है। तो फिर वो कहती है कि नहीं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। तो हान कहता है कि वाइफ तुम्हें ही रखना पड़ेगा और वो जल्दी से उसे देखकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि हान जब हॉस्पिटल में होता है तभी यहाँ पर उसकी मोम से मिलने पहुंच जाती है और वो उसे पूछने लगती है कि उसने अपने असिस्टेंट को किसी बच्चे के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था, तो ऐसा क्यों। तो फिर हान बताता है कि मोम मुझे शक है कि वो बच्ची मेरी है। तो इस सुनने के साथ ही उसकी मोम शॉक होती है और कहती है कि तुमने बाहर किसी लड़की के साथ कुछ गलत करे और मेरी ग्रैंड डॉटर को बाहर छोड़ कर आए हो। तो फिर ये बताने लगता है कि मॉम उस रात में बहुत ही ड्रंक था और मैंने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया वो ऑलरेडी सुबह होने के बाद जा चुकी थी और मैंने उसके बारे में इतना पता लगाने की कोशिश किया पर मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के रिस्पॉन्सिबल हो रहा था। तो फिर मॉम पूछती है कि फिर तुम्हें अपनी बच्ची के बारे में कैसे पता लगा। तो फिर हान बताने लगता है कि एक्चुअली में बात ऐसी है कि मुझे उस बच्ची की मन की बातें सुनाई देती है, लेकिन अभी आप ये सब छोड़ो, मैंने अभी डीएनए टेस्ट के लिए उस बच्ची का बाल दिया हुआ हूँ और अभी रिपोर्ट आनी चाहिए, फिर पता लग जाएगा कि वो सच में मेरी बच्ची है कि नहीं। फिर इतने में रिपोर्ट आ जाती है और हान और उसकी मॉम ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं कि शाओ सच में उसकी बच्ची है। फिर यहाँ उसकी मॉम बड़ी खुश होने लगती है कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर का बहुत ही अच्छा वेलकम करना चाहती हूँ। फिर हान अपनी मॉम को समझाता है कि मॉम अभी आपको अपनी इस खुशी को थोड़ा सीक्रेट ही रखना होगा क्योंकि अभी हम इस बारे में सभी को पता नहीं लगने दे सकते। एक्चुअली में यून ने शाओ को अडॉप्ट करी हुई है और अभी तो वो उसकी मॉम है। तो फिर मॉम कहने लगती है कि लेकिन आखिर मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को अपने घर लाने के बजाय ऐसे दूर थोड़ी ना रहने दे सकती हूँ। तो हान अपनी मॉम को समझाता है कि बस थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो फिर मॉम मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे हान ने यून को कॉलेज इनवाइट किया होता है अपने साथ लैब में काम करने के लिए। तब यहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट इन दोनों को जब साथ देखते हैं तो वो खुश होने लगते हैं
और बातें कर रहे होते हैं कि उनका ये जो हैंडसम प्रोफेसर है वो अभी जल्दी अब्रॉड से वापस आए हैं और अभी तो शायद वो सिंगल है। इतने में यहाँ पर जियांग की मॉम पहुँच जाती है और वो सभी के सामने युन की बेइज्जती करने लग जाती है और उसके ऊपर अपने बेटे को चीट करने का इल्ज़ाम लगा रही होती है और सभी के सामने ये कह रही होती है कि सभी देख लो इस औरत को, इसने मेरे बेटे को चीट करी है और यहाँ पर किसी और मैन के साथ बच्ची करी हुई है। तो फिर सभी स्टूडेंट इस बारे में बात करने लगते हैं कि क्या सच में ये औरत प्रोफेसर और इस लड़की के बारे में सही कह रही है। और ये जियांग की मॉम जैसे ही उनके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है तो जल्दी से हान उनका हाथ रोक देता है और चिल्लाता है कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर उनकी हंगामे करने की जगह नहीं है। तो फिर वो तो और चिल्लाई जा रही होती है। तभी यहाँ पर शाओ भी आ जाती है यून को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर जियांग की मॉम उससे पैर से मार के नीचे गिरा देती है। फिर यून को तो गुस्सा आ जाता है और वो सीधा जाकर जियांग की मॉम को एक थप्पड़ लगाती है और उन्हें बातें सुनाते हुए और 2 थप्पड़ और लगाती है। तो यहाँ पर फिर जैसे ही हान की मॉम पहुँचती है तो वो यून की तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुमने इस औरत को बिल्कुल सही सबक सिखाई हो, ये इसी के लायक है, ये यहाँ यूनिवर्सिटी में आके प्रोफेसर के ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा रही है। और फिर हान की मॉम तो यून के साथ मिलकर इस औरत को और सबक सिखाती है। फिर यून कहने लगती है कि रुको मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तो फिर जियांग की मॉम डर के मारे यहाँ से भाग लेती है पर यून फिर भी नहीं मानती और वो पुलिस को कॉल करके कह देती है कि यहाँ पर इन्होंने जो हंगामे करी है उसको आकर उन्हें सीसीटीवी फुटेज देखकर पता करना चाहिए और उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। फिर ये सब के बाद हान की मॉम इन लोगों के साथ घर पर आ जाती है और वो शाओ को देखते हुए सोच रही होती है कि ये सच में मेरी ग्रैंड डॉटर है, कितनी प्यारी सी है। तभी यून उनके लिए पानी लेकर आती है और कहने लगती है कि आंटी सॉरी, मेरी वजह से प्रोफेसर का भी नाम खराब हुआ। तो फिर हान की मॉम कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर इतने में यून को जियांग का कॉल आ जाता है तो वो साइड में बात करने जाती है। जियांग इसे चिल्ला रहा होता है कि तुमने मेरी मॉम को पुलिस से अरेस्ट करवा दी। तो यून कहती है कि तुम्हारी मॉम ने जो करी थी उन्हें उसकी सजा मिली है। तभी हम देखते हैं कि हान की मॉम शाओ को देखते हुए हान के सामने उसकी तारीफें कर रही होती है और कह रही होती है कि देखो शाओ कितनी प्यारी सी है, जब तुम छोटे थे ना तो तुम भी ऐसी दिखा करते थे। तो शाओ तो खुश हो रही होती है और सोचती है कि आफ्टर ऑल ये मेरे रियल डैड है तो मेरी जैसे तो दिखेंगे ही ना। तो शाओ की मन की बातें हान की मॉम को भी सुनाई दे जाती है और वो तो खुश हो जाती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर की मन की बातें मुझे भी सुनाई दे रही है। तभी शाओ सोचती है कि ग्रैंड माँ आखिर मुझे इस तरीके से क्यों देख रही है। तो फिर हान अपनी मॉम को इशारा करने लग जाता है कि वो कुछ ज़्यादा ही ऐसे बिहेव कर रही है कि शाओ को भी शक हो जाएगा। फिर यहाँ हान की मॉम कहने लगती है कि शाओ ग्रैंडमा को तुम बहुत ही पसंद आई हो तो क्या तुम मेरे घर पे भी आया करोगी मुझसे मिलने के लिए। तो शाओ कहती है कि ऑफ कोर्स आऊँगी और वो मन में सोचती है कि पिछली लाइफ में जब मैं 20 साल की हुई थी तब ग्रैंडमा ने मुझे ढूंढा था और उससे पहले तो मैं अपनी मॉम की सपोर्ट की वजह से ही इतना लाइफ जी पाई थी। तो इसकी मन की बातें सुनकर फिर ग्रैंडमा सोचती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर ने पिछली लाइफ में कितना सफ़र करी होगी। फिर तभी इतने में जैसे ही यून कॉल पे से बात करके हटती है तो वो देखती है कि ये तीनों ही उसे देख रहे होते हैं। शाओ जल्दी से उसके पास आकर कहने लगती है कि मम्मी वो चीटर आपको फिर से कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। हान भी कहने लगता है कि अगर तुम कोई परेशानी में हो तो मुझे बताओ, हम लोग है ना, हम लोग तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ऐसे ही नहीं बैठेंगे। और हान की मॉम भी उसका साथ देते हुए यून से कह रही होती है कि हाँ हमें बताओ अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यून कह रही है कि आप लोग का बहुत थैंक यू, अगर सच में कोई प्रॉब्लम रहेगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। तभी शाओ इस बारे में सोच रही होती है कि ये जियांग तो असल में किसी और के कहने पर काम कर रहा है और इसलिए वो प्लान बनाकर उस बंदे को बाहर लेकर आएगी और वो बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि उसके डैड का कजिन है और उसने ही उसके ग्रैंडपा को भी मारा है और वही वो बंदा है जिसने हान को ड्रग दे दिया था और उसे एड्स की बीमारी करवाने के लिए कोई होटल रूम में भेजने का प्लान बनाया था, पर उसका प्लान फेल हो गया था क्योंकि हान कहीं और चला गया था। अब ये सब जानने के बाद हान और उसकी मॉम को सब समझ आता है और फिर ये लोग घर जाने के बाद आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि दोनों को ही शाओ की मन की बातें सुनाई देती है कि क्या हम लोग उसके ब्लड रिलेटिव है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि शाओ ने बिल्कुल सही बताई होगी और फिर तो इन लोगों को हान के अंकल के बारे में सब पता लगाना होगा कि उसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने उसके डैड को मारने की कोशिश किया। मॉम कहती है कि तुम्हारी बेटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा लकी है और देखो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उसे यून ने अडॉप्ट करी है ना और यून कितनी अच्छी भी है और वो तो तुम्हारे प्रोफेसर की बेटी है तो क्यों ना तुम यून से शादी कर लो, फिर ऐसे नेचुरली शाओ तुम्हारी बेटी बनी जाएगी।
तो ये मन में सोचता है कि मैंने तो ऑलरेडी उसे शादी कर चुका हूँ, लेकिन अभी मॉम को बताऊंगा तो मॉम तो गुस्सा हो जाएंगी, और या फिर मॉम जानबूझ के ऐसा मुझसे कह रही होंगी मुझे टेस्ट करने के लिए। फिर वो कहने लगता है कि मॉम मैं ऐसे कैसे शादी कर सकता हूँ, ये सही नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि आखिर इसमें क्या सही नहीं है, हमारे बीच में तो कोई फीलिंग्स भी नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि फीलिंग्स तो धीरे धीरे आ जाएगी ना। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मॉम वो तो डिवोर्स्ड हो चुकी है। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छी बात है ना, अब तो तुम आसानी से उसे शादी कर सकते हो। तो फिर ये खुश हो जाता है और कहता है कि फिर तो बाद में मैं अपनी मॉम को बता दूंगा कि मैंने उसे शादी कर लिया, और फिर वो बहाना करके यहाँ से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग अपनी उस गर्लफ्रेंड लिन और अपनी मॉम के साथ घर पर होता है, और ये पूरी फैमिली आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि यून उन लोगों को इस घर से निकलने के लिए बोल रही हो, लेकिन वो लोग इस घर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तभी हम देखते हैं कि यून शाओ के साथ घर के बाहर पहुंच जाती है, और शाओ सोचती है कि मॉम अपना घर उस चीटर और उसकी फैमिली से लेना चाहती है, पर मुझे लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो लोग यहाँ से निकलेंगे। तो मैं अब वीडियो बनाऊंगी, और अगर उन लोगों ने कुछ चीज़ की तो वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि शाओ ने ऑलरेडी अपने स्पेशल असिस्टेंट को ऑर्डर दे चुकी होती है कि यहाँ पर उसकी मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे अच्छे अच्छे बॉडीगार्ड्स चाहिए, और वो कह देती है कि तुम मत आना, नहीं तो मेरी मम्मी तुम्हें पहचान लेगी। फिर हम देखते हैं कि यून और शाओ दोनों मिलकर चिल्ला रहे होते हैं कि दरवाजा खोलो। तब यहाँ पर बिल्डिंग के स्टाफ का कोई बंदा आया होता है और बताने लग जाता है कि आप लोग कौन हो, ये घर वाले यहाँ से बाहर जा चुके हैं। तो यून बताने लगती है कि असल में मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स ले चुकी हूँ और मैं इस घर की ओनर हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर इतने में यहाँ पर शाओ के सारे बॉडीगार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो शाओ को बॉस बोल रहे होते हैं। शाओ कहती है कि मम्मी आप फिक्र मत करो, मैं उन लोगों के सारे सामान को यहाँ से निकलवाती हूँ। और फिर शाओ सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि तुम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाओ और उन सारे के सामान बाहर निकाल के फेंको। तो फिर वो तुरंत ही अपने काम पर लग जाते हैं और सामान बाहर निकाल देते हैं। और फिर तभी इतने में जियांग लिन और उसकी मॉम यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं। तो फिर यून कहती है कि ये घर वैसे भी मेरा था, मैं इस घर की ओनर हूँ। शाओ भी कह देती है कि फालतू में हंगामा करके कोई मतलब नहीं है, नहीं तो तुम लोग फिर बचोगे नहीं। वो यहाँ से यून के साथ जा रही होती है और पीछे से जियांग मारने की कोशिश करता है। तो शाओ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इन सभी को मारो, और फिर यून और शाओ दोनों साथ यहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शाओ और यून दोनों यहाँ पर लॉटरी जीतने का इंतजार कर रहे होते हैं, और तभी इतने में इन लोग का नंबर लग जाता है। तो फिर दोनों ही बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं कि इन लोग को 50 मिलियन की लॉटरी लग गई है। इतने में हान घर आया होता है और वो पूछने लगता है कि क्या हुआ है। तो यून तो इतनी खुश होती है कि वो शाओ को भी किस करती है और साथ ही में हान के भी गाल पे किस कर लेती है और बताती है कि वो लॉटरी जीत गई है। और फिर उसके बाद ये लोग खुशी के मारे बाहर साथ में घूमने जाते हैं, और तभी इन तीनों को साथ देखकर लिन फिर से इन लोग की फोटोज ले लेती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ यून के उठने से पहले ही ब्रेकफास्ट रेडी कर देती है और यून को बताती है कि मम्मी ये लो ब्रेकफास्ट करो। तो यून शाओ की तारीफ करती है कि वो कितनी ज्यादा टैलेंटेड है। फिर इसके बाद यून शाओ को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचती है और वो उसे यहाँ बैठा देती है कि मैं जब तक यहाँ क्लास अटेंड कर लेती हूँ। पर तभी सारे स्टूडेंट्स न्यूज में इन तीनों की फोटोज देख रहे होते हैं और इन लोग के बारे में बातें करने लगते हैं कि वो औरत उस दिन सच कह रही थी, प्रोफेसर का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और ये इन लोग की नाजायज बच्ची है। और तभी एक लड़की यहाँ पर यून के ऊपर जानबूझ के जूस फेंक देती है और उसकी बेइज्जती कर रही होती है। तो फिर यून चली जाती है अपना ड्रेस साफ करने के लिए, और तभी इतने में यहाँ पर हान आया होता है। तो उसे भी पता लग जाता है कि उन लोगों के बारे में ये क्या रूमर फैल गई है। वो सोचता है कि शायद अब उसकी और यून की शादी को वो लोग सीक्रेट नहीं रख सकते, और वो बताकर ही अब वो यून की इमेज को भी ठीक कर पाएगा। तभी इतने में कुछ स्टूडेंट तो इस बात पर भी आवाज उठा रहे होते हैं कैसे कैसे वो लोग क्लास में यहाँ अपनी बच्ची को लेकर आ सकते हैं। तो फिर शाओ सभी को अपना कार्ड दिखाने लगती है और बताती है कि वो कोई नॉर्मल बच्ची नहीं है, बल्कि वो तो एक ऑडिटर है। तो फिर ये लोग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी बच्ची ऐसे कैसे हो सकती है। तो फिर शाओ अपने आप को प्रूफ करने के लिए कहती है कि तुम लोग यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए दे सकते हो, मुझे हर कुछ आता है। तो फिर ये लोग मान जाते हैं कि ठीक है। और फिर पहले तो एक स्टूडेंट आता है और एक क्वेश्चन लिखता है जो कि शाओ बहुत ही इजीली सॉल्व कर देती है। तो फिर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि इतना मुश्किल क्वेश्चन उसे सॉल्व करिए। फिर यहाँ पर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के लोग आए होते हैं जो कि शाओ को ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए देख लेते हैं और उसे इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि उसे अपनी यूनिवर्सिटी में इन्वाइट करने लगते हैं। तो सारे स्टूडेंट ये देखकर और शॉक हो रहे होते हैं, पर शाओ इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। तभी इतने में हान को यून का ख्याल आता है कि वो इतनी देर से वॉशरूम गई हुई थी और अभी तक वापस नहीं आई है। तो वो शाओ के साथ जल्दी से उसे ढूंढने जाता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर यून को वॉशरूम में कुछ लड़कियां बुली कर रही होती है
और चोट लगने की वजह से यून यहाँ बेहोश हो गई होती है। तो हान और शाओ दोनों को एक गुस्सा आता है और शाओ तो इतनी अच्छी फाइटर होती है कि वो इन लोगों को मारती है और फिर ये लोग यून को लेकर घर पहुंचते हैं। इसके बाद जब यून को होश आता है तो हान की मॉम और हान, शाओ ये तीनों मिलकर उसका ख्याल रख रहे होते हैं। तो फिर यून बहुत ही खुश होती है। वो लोगों से बताते हैं कि वही लोग ने उसे वहां से घर लेकर आए हैं। फिर इतने में इन लोगों को पता लगता है कि जियांग की मॉम ने लाइव स्ट्रीम में फिर से यून की बुराई वगैरह कर दी है और अब सारे लोग फिर से यून के अगेंस्ट हो गए। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हान जियांग और उसकी मॉम पर केस कर देता है और यहाँ यून और अपनी मॉम से कहता है कि आप लोग फिक्र मत करो, अब वो लोग बचने वाले नहीं है। पर फिर जियांग यून को कॉल करके चिल्लाने लगता है कि तुमने फिर हम पर केस कर दी और यहाँ पुलिस हमारे पीछे पड़ गई है। तो यून कहती है कि आखिर तुम लोगों ने मेरी बेटी शाओ के बारे में ऐसा बोले भी कैसे। तो फिर वो शाओ के बारे में और भी कुछ बोल देता है। तो यून गुस्सा हो जाती है और उसके बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें बोल देती है और उन्हें बहुत सुनाती है। तो फिर हान और उसकी मॉम तो बहुत ही खुश हो जाते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बोली हो। और फिर शाओ कहने लगती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैंने ऑनलाइन पोस्ट कर दी हूँ और उस चीटर के बारे में सारी पोल खोल दी हूँ। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हान की मॉम को हान और यून दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही होती है और वो सोचती है कि मेरा बेटा तो कुछ कर नहीं पा रहा है, लगता है मुझे इन दोनों की जोड़ी बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर वो यून की काफी तारीफें करने लगती है और कहती है कि क्यों ना तुम और हान एक दूसरे से शादी कर लो, ऐसे तुम दोनों भी एक दूसरे के लिए सुइटेबल हो और जो तुम लोगों के बारे में गलत रूमर्स फैल रही है वो भी ठीक हो जाएगी और खास करके शाओ को एक कंप्लीट फैमिली मिल जाएगी। तो कितनी अच्छी बात नहीं है। तो शाओ ये सब सुनते हुए कहने लगती है कि ग्रैंडमा, मॉम डैड की तो पहले शादी हो चुकी है ना, तो आप वापस से उनकी शादी कराने की बात क्यों कर रही है। तो ये सुनने के बाद हान की मॉम को शौक लगता है और वो गुस्से में खड़े होने को बोलती है। तो जल्दी से हान और यून दोनों ही डर के खड़े हो जाते हैं। तो मॉम कहती है कि यून मैं तुम्हें नहीं बोल रही हूँ, सब इस गंदे लड़के की गलती है, इससे मुझे कुछ बताया ही नहीं। और फिर वो उसे बहुत डांटने लग जाती है। तो यून कहने लगती है कि आंटी इसमें पूरी हान की भी गलती नहीं है, एक्चुअली मैरिज सर्टिफिकेट के लिए मैंने इसे बोली थी और मैंने ही इसे हम दोनों की शादी को सीक्रेट रखने के लिए भी बोली थी। तो फिर हान की मॉम कहती है कि आखिर अब तुम मुझे आंटी क्यों बोल रही हो, देखो अब तुम्हें मुझे मॉम बोलना चाहिए। यून तो अभी भी डरी होती है कि हान की मॉम उन दोनों के रिश्ते के लिए एग्री थोड़ी ना है। तो वो कहने लगती है कि हम लोग 3 महीने बाद डिवोर्स ले लेंगे। तो सुनते के साथ ही वो कहती है कि हमारी फैमिली में डिवोर्स नाम की चीज कभी नहीं होती है, इसलिए तुम हमेशा अब हमारी फैमिली के डॉटर इन लो। तो फिर यून भी मान जाती है और उन्हें मॉम कहती है। फिर यहाँ उसे भूख लग रही होती है तो मॉम फिर हान को ऑर्डर देती है कि अब तुम्हारी वाइफ को भूख लगी है तो जाओ उसके लिए कुकिंग करो। फिर हान और शाओ दोनों किचन में चले जाते हैं कुकिंग करने के लिए और शाओ हान की हेल्प कर रही होती है। और इन दोनों को ऐसे साथ में कुकिंग करते हुए देखकर यून सोचती है कि उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि हान उसके लिए इतना कुछ करेगा। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, उसका बेटा तो इतना बदमाश होता है कि वो बस उसके लिए बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है और साथ ही किंडरगार्टन से भी उसकी कंप्लेन आ रही होती है। तो फिर ये सोचता है कि यहाँ मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और वो यून वहाँ इतनी मजे की लाइफ कैसे बिता सकती है। फिर हम देखते हैं कि यून और हान दोनों को अपने लैब के काम से बिजनेस ट्रिप पर जाना होता है। तो फिर ये लोग अपनी पैकिंग करके निकल रहे होते हैं और यहाँ पर मॉम कह रही होती है कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं शाओ का अच्छे से ख्याल रख लूंगी, आखिर वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, तो फिक्र करने वाली तो बात ही नहीं है। फिर ये दोनों जब अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलते तब इतने में जियांग यहाँ पर यून से मिलने आया होता है और वो इन दोनों को ऐसे साथ देखकर बहुत सारी बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम लोग ने तो शादी भी नहीं करे हो, तो तुम ऐसे कैसे इसके साथ खुलेआम घूम सकती हो, ऐसे तो फिर ये हुआ ना कि तुम मुझे चीट कर रही हो। यून बताती भी है कि उसने और इसने मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हैं, पर वो फिर भी नहीं मान रहा होता और कहता है कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट लियो तो दिखाओ मुझे। तो यून नहीं दिखाती है और इसे उल्टा मार कर यहाँ से हान के साथ चले जाती है। फिर यून और हान जब बिजनेस ट्रिप पर होते हैं तो यून वीडियो कॉल पे शाओ से बात कर रही होती है और शाओ मन में सोची जा रही होती है कि आज के ही दिन यून के जो टीचर थे उनकी मौत हो गई थी और इस बात का फायदा जियांग को हो गया था और उसने उसके साइंटिफिक रिसर्च का क्रेडिट भी ले लिया था। तो मुझे कैसे भी करके मॉम को अपने टीचर के पास भेजना होगा ताकि वो उन्हें बचाने के लिए जाए। ये सारी मन की बातें हान की मॉम सुन रही होती है और वो सोचती है कि मुझे जल्दी से इस बारे में हान को बता देना चाहिए। फिर वो तुरंत ही उसे कॉल लगाने लग जाती है पर हान कॉल नहीं उठा रहा होता है। तो फिर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आ रही होती है कि इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर ही वो कॉल नहीं उठा रहा है। फिर शाओ कैसे भी करके यून को समझाती है कि उसके टीचर अभी अकेले घर पे होंगे और शायद वो बीमार हो सकते हैं, इसलिए उसे अपने टीचर से मिलने जाना चाहिए। तो फिर यून मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि शाओ को फिर भी यून की बहुत फिक्र हो रही होती है। तो वो हान की मॉम को मनाने लगती है कि ग्रैंडमा क्यों ना हम लोग भी बिजनेस ट्रिप पर चलते हैं ताकि हम लोग वहाँ पर मॉम डैड से भी मिल सके। और वो मन में सोच रही होती है कि उसे उनकी हेल्प करने जाना है। तो हान की मॉम इस बात के लिए एग्री कर रही होती है।
फिर हम देखते हैं कि युन हान के होटल रूम में जाती है उसे इस बारे में बताने के लिए कि वो अपने टीचर को देखने के लिए जा रही है। तभी इतने में वो शावर से बाहर आया होता है और उसे पता लगता है कि उसकी मॉम ने उसे कॉल की थी। तो फिर वो उनको कॉल करता है और मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी देर से मेरा कॉल नहीं उठा रहे थे। फिर वो ये सारी चीजों के बारे में बता दी है जो कि शाओ सोच रही थी। तो फिर हान भी युन के साथ मिलकर उसके टीचर को देखने जाने के लिए निकलता है और शाओ और हान की मॉम दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं यहाँ पर आने के लिए। फिर युन जैसे ही अपने टीचर के घर के बाहर पहुंचती है तो वो दरवाजा नहीं खोल रहे होते, तो ये लोग फिर दरवाजा कैसे भी खुलवा कर अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कैसे युन के टीचर को हार्ट अटैक आया हुआ था और यहाँ उन्हें मेडिसिन की जरूरत थी। तो फिर ये लोग तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसकी वजह से फिर टीचर की जान तो बच जाती है और युन अपने टीचर के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। तो वो कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ तुम लोग लकीली वहाँ पर पहुंच गए थे, तभी मैं बच पाया हूँ। तभी इतने में जियांग भी यहाँ पर आ जाता है और वो टीचर को बातें सुना रहा होता है। तो टीचर तो बहुत ही गुस्सा होते हैं और उसे जाने के लिए बोलते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान अपनी मॉम को कॉल करके बता देता है कि उन लोगों ने टाइम पर उनके टीचर की जान बचा ली है। तो फिर वो बहुत ही खुश होती है कि शाओ की वजह से फिर से इतना बड़ा काम हो गया। फिर हम देखते हैं कि डिनर के बाद साथ में आते वक्त यून काफी ड्रिंक कर लेती है। हान उसे अपने बैग पर उठा के होटल ले जाने के लिए निकलता है और तभी हम देखते हैं कि जियांग पहले से ही यहाँ होटल रूम के बाहर पहुंच जाता है और वो यून को ही ढूंढ रहा होता है। पर यून तो उल्टा यहाँ हान के रूम में होती है और वो इतनी ड्रंक होती है कि वो हान को कहीं जाने नहीं दे रही होती है। तभी हान जैसे उसे किस करने वाला होता है, इतने में उसे शाओ की कॉल आ जाती है। तो फिर उसे शाओ का कॉल उठाना ही पड़ता है और वो उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी का अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मैंने ऐसा सपना कैसे देखी। तभी इतने में हान उसके रूम में आ जाता है और उसे टीज करने लग जाता है कि कल रात का वो कैसे कुछ भी भूल सकती है। यून शाय हो जाती है और जल्दी से वॉशरूम में जाकर सोचती है कि अगली बार मैं इतनी ड्रिंक नहीं करूंगी, मुझे कुछ याद ही नहीं है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद मीटिंग के लिए निकलते हैं और तभी यहाँ फिर से इन लोग को जियांग मिल जाता है। तो यहाँ पर हान यून को प्रोटेक्ट करते हुए उसे खूब मारता है और तभी इस होटल में शाओ और ग्रैंडमा भी पहुंच जाते हैं और दोनों यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं कि हान यून का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है और इसलिए इन लोग को फिक्र करने वाली कोई बात ही नहीं है। और फिर हान की मॉम उसे कॉल करके इस बारे में बता देती है कि वो भी होटल आ गई है। फिर हम देखते हैं कि यून और हान जब सभी के साथ डिनर पे गए होते हैं तभी यहाँ जियांग यून को ड्रग दे देता है और उसे कैसे भी करके अपने साथ होटल रूम में लेकर चला जाता है। जब इस बारे में शाओ को पता लगता है तो वो तुरंत ही हान को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए बोल रही होती है उसकी मॉम को बचाने के लिए। पर यहाँ पर हान को आने में देरी हो रही होती है तो फिर शाओ को अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है और वो तुरंत ही यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रही होती है। पर फिर टाइम पर यहाँ पर हान भी पहुंच जाता है और वो जियांग को यून से दूर करते हुए उसे खूब मारने लगता है। और फिर यहाँ पर शाओ के सारे बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और जियांग यहाँ से यून को उठा के लेकर जाता है और क्योंकि उसे जियांग ने लव पॉइजन दे दिया था इसलिए उसे उसकी हेल्प करनी पड़ती है। और यहाँ पर हान की मॉम शाओ को बाहर लेकर जाती है और कहती है कि अभी हमें बाहर ही रहना चाहिए, तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के साथ है तो फिक्र मत करो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यून की नींद खुलती है तो उसे अब कल रात के बारे में सब कुछ याद होता है कि हान ने उसकी हेल्प की है और हान तो खुश हो रहा होता है कि यून को अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग को तो होटल से निकलते वक्त बहुत ही बेइज्जती सहना पड़ता है। और फिर यून यहाँ पर हान और उसकी मॉम के साथ जब शाओ के साथ बैठी होती है तो यहाँ पर फिर जैसे ही यून को शाओ की मन की बातें सुनाई देती है तो अब उसे पता लग जाता है कि हान असल में यून का असली डैड है। वो काफी शॉक होती है। फिर हान यून को बात करने के लिए बाहर लेकर जाता है और बताता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है और वो ये भी बताता है कि उसकी मॉम भी उसकी मन की बातें सुन सकती है क्योंकि शायद वो लोग ब्लड रिलेटिव है। तो यून कहती है कि मन की बात तो मुझे भी सुनाई दे रही है। तो हान कहता है कि इसलिए मुझे भी शक है कि तुम भी यून की असली मॉम हो। और फिर हान ने अपने असिस्टेंट को 5 साल पहले की होटल की सीसीटीवी फुटेज जो ढूंढने भेजा था वो मिल जाती है और अब फुटेज देखने के बाद ये प्रूव हो जाता है कि 5 साल पहले हान ने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया था वो कोई और नहीं बल्कि यून ही थी, यानी कि शाओ उन लोगों की असली बेटी है। फिर ये जानकर तो वो लोग बहुत ही खुश होते हैं और शाओ भी इस बारे में जानकर याद करने लगती है कि पिछली लाइफ में उसने अपनी मॉम के बारे में कितना पता लगाने की कोशिश करी थी और अब तो वो बहुत ही ज्यादा खुश है कि यही उसकी असली मॉम है। शाओ ने तो मन ही मन डिसाइड कर ली होती है कि वो अपने मॉम और डैड दोनों को ही प्रोटेक्ट करने वाली है और पिछली लाइफ की कोई भी चीजें वो रिपीट नहीं होने देगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जियांग तो हान के अंकल के साथ मिला होता है और वो उसके खिलाफ प्लानिंग वगैरह कर रहा होता है।
यून के डैड का वो रिसर्च लैब छीनने के लिए, ताकि उसका सारा क्रेडिट ले सके। दूसरी ओर यून को वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा होता है, तो वो हॉस्पिटल में जाती है चेकअप के लिए, और फिर उसे गुड न्यूज मिलती है कि उसके ट्विंस होने वाले हैं। फिर वो इस बारे में हान और उसकी मॉम को बताती है, तो वो लोग तो और भी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और घर पे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और फिर इसके बाद शॉ की हेल्प की मदद से ये लोग जियांग और उसके अंकल के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेते हैं और उन लोग के प्लान के बारे में पहले से ही जान जाते हैं। और शॉ तो यून को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही उसे एक नेकलेस गिफ्ट करती है और मन में सोचती है कि इस नेकलेस की मदद से वो कहीं पे भी जाएगी तो उन लोगों को पता लगता रहेगा। हान तो बहुत ही खुश हो रहा होता है और वो यून से कहने लगता है कि आ जाओ, तुम मॉम डैड के साथ सो जाओ। पर यून कहती कि नहीं, मैं अकेले सो जाऊंगी। और वो मन में सोचती है कि आखिर मैं इतनी बड़ी हूँ और मैं मॉम डैड के साथ कैसे सो सकती हूँ, और वो तुरंत ही बाहर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शाओ तो रिसर्च लैब में भी पार्टिसिपेट करती है और वो कोई मेडिसिन बनाने में लग जाती है, क्योंकि वो तो पिछली लाइफ का बहुत सारा नॉलेज पहले से ही गेन कर चुकी है। हान और यून दोनों शाओ की मदद से ही जियांग और हान के अंकल के खिलाफ सारे एविडेंस पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं और उन लोगों के प्लान के बारे में जान जाते हैं। तो वो लोग उन लोगों का प्लान कामयाब नहीं होने देते और अपने लैब को भी प्रोटेक्ट कर लेते, साथ ही साथ उनको अरेस्ट भी करवा देते। और फिर फाइनली ये सभी पूरी हैप्पी फैमिली एक साथ होते और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।